स्टोरी की स्टार्टिंग में हमें चैनी नाम की एक लड़की देखने को मिलती है जो कि बहुत ही क्रेजी नेचर की होती है और वो बिना सोचे समझे वही करती है जो कि उसका मन करता है। चैनी को एक बहुत ही सीरियस हार्ट डिसीज होती है जिसकी वजह से उसकी ग्रैंड मदर उसको कभी भी टाउन से बाहर नहीं जाने देती और वो हर दिन रेस्टोरेंट में प्याज छिलकर अपना समय बिताती रहती है। लेकिन एक दिन डॉक्टर बताता है कि चैनी का हार्ट अब बहुत ही खराब हो चुका है और शायद से उसके पास अब बहुत ही कम समय बचा है। ये सुनने के बाद चैनी बहुत ही उदास हो जाती है और सड़कों पर घूमते हुए सोचने लगती है कि आखिर जिंदगी उसके साथ इतनी अनफेयर क्यों है। तभी एक औरत उसको बताती है कि बहुत ही जल्दी इस दुनिया का अंत होने वाला है। ये सुनते ही चैनी और भी ज्यादा इमोशनल हो जाती है क्योंकि उसको लगता है कि शायद से वो दुनिया का अंत भी नहीं देख पाएगी। उसकी सिर्फ एक ही ख्वाहिश होती है कि उसको थोड़ा सा और जीने का समय मिल जाए और अपना दुख छुपाने के लिए वो एक छोटे बच्चे की आइसक्रीम छीन कर खा जाती है। उसी रात हम एक होमलेस आदमी को देखते हैं जो कि गलती से गंदे पानी से भरे एक पूल में गिर जाता है और उसकी बॉडी अजीब तरीके से बदलने लगती है। कुछ दिनों के बाद संगमू नाम का एक बूढ़ा आदमी सिटी हॉल में आकर बताता है कि उसके कई दोस्त गायब हो चुके हैं लेकिन कोई भी उसकी बात पर यकीन नहीं करता। उसके बाद ग्योंग नाम का एक आदमी वहीं पर आता है और वो बताता है कि उसने एक इंसान जितनी बड़ी मछली को देखी है। उसको शक होता है किसी ने रिसर्वर में केमिकल डाल दिया है जिसकी वजह से मछलियों के अंदर म्यूटेशन हो गया। वो कई दिनों तक अपनी कंप्लेंट करता रहता है लेकिन सभी लोग उसको पागल समझने लगते हैं और उसकी बात को इग्नोर कर देते हैं। सिर्फ एक नया वर्कर यूनोंग ही उसकी बात को ध्यान से सुनता है और उसको बताता है कि अथॉरिटीज पहले से इन्वेस्टिगेशन कर चुकी है। लेकिन ग्योनहुन फिर भी सुरक्षित नहीं होता और कंप्लेंट करने की धमकी देता है। तब यूनोंग उसको बताता है कि वो जगह प्राइवेट प्रॉपर्टी है इसलिए ओनर की परमिशन के बिना अथॉरिटीज कुछ भी नहीं कर सकती। दूसरी तरफ चैनी अपनी जिंदगी से बहुत ही परेशान है और इधर शहर में अजीब घटनाएं होने लगी है जिससे लगता है कि बहुत ही जल्दी कोई बहुत ही बड़ा खतरा आने वाला है। लंच ब्रेक के दौरान संगमू उजोंग को चेतावनी देता है कि उसे थोड़ा सा संभल कर चलना चाहिए क्योंकि टाउन के लोग वैसे भी गायब हो रहे हैं जैसे कि 20 साल पहले हुआ करता था। लेकिन यूजोंग उसकी बात को सीरियस नहीं लेता और बस उसकी बात को सुनकर वहां से चला जाता है। उसके बाद संगमू एक पुराने वेयर हाउस में आता है जहाँ पर वो अपनी बेकार बची हुई ब्रेड को खाने लगता है। तभी वहीं पर वो प्रीचिंग करने वाली औरत आ जाती है और वो उससे कहती है कि अगर तुम मेरी रिलीजियन को ज्वाइन कर लोगी तो तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी। ये सुनने के बाद संगमू उसको वहाँ से भगा देता है लेकिन अगली पल वेयर हाउस के अंदर रखा हुआ सारा सामान हवा में उड़ने लगता है। दूसरी तरफ चैनी अपनी ग्रैंड मदर से पैसे मांगती है क्योंकि वो अपनी जिंदगी के आखिरी दिनों में पूरी दुनिया घूमना चाहती है। लेकिन उसकी ग्रैंड मदर उसको टाउन से बाहर भेजने की बजाय अपने पैसे दान करना ज्यादा पसंद करती है। चैनी हार नहीं मानती और खुद पैसे कमाने का प्लान बनाती है जिसके लिए वो सुपरमार्केट से कुछ सामान खरीदती है जिसमें कि 2 तेज चाकू भी होते हैं। तभी वहाँ से उंजंग गुजर रहा होता है और इतने सारे चाकू देखकर उसको शक होने लगता है। कुछ देर के बाद चैनी अपना सूटकेस लेकर जा रही होती है लेकिन उसके सूटकेस का एक पहिया टूट जाता है। वो एक काट लेने की कोशिश करती है लेकिन उंजंग उसको रोक देता है और कहता है कि बिना परमिशन के किसी का सामान नहीं लेना चाहिए। इस बात पर चैनी गुस्सा हो जाती है और वहाँ से जाने लगती है। लेकिन तभी उंजंग को संगमू की सीरियल मर्डर वाली बात याद आ जाती है। उसको लगता है कि इतने भारी सूटकेस के अंदर शायद से किसी की डेड बॉडी हो सकती है इसलिए चैनी से वो सूटकेस खोलने के लिए कहता है लेकिन चैनी मना कर देती है और दोनों के बीच में बहस होने लगती है। तभी अचानक सूटकेस खुल जाता है और उसके अंदर का सारा सामान हवा में उड़ने लगता है। एक चाकू सीधा चैनी की तरफ गिरने वाला होता है लेकिन उंजंग उसको तुरंत खींचकर बचा लेता है। इसी दौरान छत पर जमा हुआ पानी चैनी के ऊपर गिर जाता है और उंजंग को समझ में आ जाता है कि उसने उसको गलत समझा था। वो चैनी से माफी मांगता है लेकिन गुस्से में चैनी उसको जोर से मुक्का मार देती है। उसके बाद चैनी अपना सूटकेस पैक कर लेती है और उंजंग से उसका कॉन्टैक्ट नंबर मांगती है ताकि उसका लॉयर बाद में कंपेंसेशन की बात कर सके। फिर चैनी अपनी दोस्त रोइन के घर पर जाती है जहाँ पर ग्योनहुन भी मौजूद होता है। चैनी दोनों को एक प्लान के बारे में बताती है और कहती है कि अगर उसका प्लान सफल हो गया तो वो दोनों को 5 मिलियन वॉन मिलेगी। ये सुनने के बाद दोनों तुरंत मान जाते हैं क्योंकि रोइन को अपना घर ठीक करवाना होता है और ग्योनहुन अपनी माँ को बर्थडे पर ट्रिप लेकर जाना चाहता है। इसके बाद चैनी एक फेक किडनैपिंग का प्लान बनाती है जहाँ पर रोइन और ग्योनहुन किडनैपर बनने वाले होते हैं। तीनों एक पुराने वेयर हाउस में पहुंच जाते हैं जहाँ कैमरा के सामने चैनी खुद को किडनैप विक्टिम बताती है और अपनी ग्रैंड मदर से 50 मिलियन वॉन की रैंसम मांगती है। लेकिन तभी अचानक से चैनी का हार्ट बहुत ही तेजी से धड़कने लगता है और वो वहीं पर गिर जाती है। रोइन और ग्योनहुन उसको बचाने की बहुत ही कोशिश करते हैं लेकिन तब तक बहुत ही देर हो चुकी होती है। दोनों बहुत ही ज्यादा घबरा जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि अब सब लोग उन्हें किडनैपिंग और मर्डर का दोषी समझेंगे। इसलिए वो दोनों चैनी की बॉडी को एक जंग यार्ड में छुपाने का फैसला करते हैं जहाँ आसपास कोई भी इंसान मौजूद नहीं होता। लेकिन जैसे ही वो बॉडी को वहाँ से हटाने वाले होते हैं तभी उंजंग वहाँ पर आ जाता है और उनसे पूछता है कि तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो। दोनों उसे वहाँ से जाने के लिए कहते हैं लेकिन उंजंग को उस पर शक हो जाता है और वो कार्ड को चेक करने की जिद करता है। तभी अचानक कार्ड पहाड़ी से नीचे लुढ़क जाता है और चैनी की बॉडी सीधा एक गड्ढे के नाले में गिर जाती है। उंजंग तुरंत उसकी तरफ भागता है और रोइन और ग्योनहुन भी उसके पीछे चले जाते हैं। तभी उंजंग को समझ में आता है कि ये लोग शायद से किसी डेड बॉडी को छुपा रहे थे। दोनों उसको समझाते हैं
कि ये सब एक गलत फहमी है, लेकिन तभी एक अजीब घटना होती है क्योंकि चैनी की बॉडी अचानक से वहाँ से गायब हो जाती है। दूसरी तरफ चैनी की ग्रैंड मदर बहुत ही परेशान होती है क्योंकि चैनी अभी तक घर नहीं आई होती है और जुनमू नाम के एक डिटेक्टिव से मदद मांगती है कि उससे चैनी को ढूंढने के लिए कहती है। जब जुनमू चैनी के फोन को ट्रैक करता है तो वो बहुत ही हैरान हो जाता है क्योंकि चैनी का सिग्नल जीजू आइलैंड से आ रहा होता है। इधर उनजोंग को लगता है कि रोइन और ग्योनहुन का कोई तीसरा साथी भी है, इसलिए वो तुरंत पुलिस को फोन कर देता है। ग्योनहुन तुरंत उनजोंग को रोकने की कोशिश करता है और उससे कहता है कि चैनी की मौत अपने आप हुई है और उन्होंने किसी का मर्डर नहीं किया। लेकिन तब तक पुलिस कॉल कनेक्ट कर चुकी होती है और पुलिस उनकी पूरी बात सुन लेती है। कुछ ही देर के बाद पुलिस वहाँ पर पहुँच जाती है और उनजोंग उन्हें बताता है कि उसने अपनी आंखों से इन दोनों को एक लड़की की बॉडी छुपाते हुए देखा था। लेकिन पुलिस उसको बताती है कि जिस लड़की की वो बात कर रहे हैं वो थोड़ी देर दूर ही खड़ी हुई है। चैनी को जिंदा देख कर रोइन बहुत ही ज्यादा डर जाता है और उसको लगता है कि उसने कोई भूत को देख लिया। दूसरी तरफ चैनी का फोन का सिग्नल भी वापस टाउन के अंदर दिखने लगता है, जिससे कि सब लोग बहुत ही हैरान हो जाते हैं। इसलिए वो अपने दोस्तों से कहती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, फेक किडनैपिंग वाली बात किसी को मत बताना। इधर उनजोंग भी सोचने लगता है कि शायद से उसने सब कुछ गलत समझा था। आखिर में पुलिस इस पूरे मामले को एक झूठी रिपोर्ट मानकर केस को बंद कर देती है। हॉस्पिटल पहुंचने के बाद चैनी अपने दोस्तों को बताती है कि जब वो मरने वाली थी तब उसने खुद को एक अंधेरी सुरंग के अंदर देखा था। वहाँ पर एक औरत उसे कुछ कह रही होती है, लेकिन चैनी उसकी बात नहीं सुन पाई। अब उसको समझ में नहीं आ रहा होता कि वो सच में मर गई थी या फिर सिर्फ मौत के करीब पहुंच गई थी। लेकिन उसकी सबसे बड़ी चिंता ये होती कि उसकी ग्रैंड मदर को फेक किडनैपिंग के बारे में पता नहीं चलना चाहिए, क्योंकि अगर उन्हें सच पता चल गया तो ग्योनहुन और रोइन बहुत ही बड़ी मुश्किल में फंस सकते हैं। तभी अचानक ग्रैंड मदर रूम के अंदर आ जाती है और तीनों उन्हें देखकर बहुत ही घबरा जाते हैं। लेकिन जब चैनी दोबारा अपनी आंखें खोलती है तो वो खुद को किसी पुराने जमाने में पाती है, जिसे देखकर वो बहुत ही हैरान हो जाती है। दूसरी तरफ ग्योनहुन और रोइन सब कुछ ग्रैंड मदर को सच सच बताने का फैसला करते हैं, लेकिन ग्रैंड मदर चैनी को ढूंढने लगती है और तभी चैनी अचानक से अलमारी के अंदर से बाहर आ जाती है और रोते हुए ग्रैंड मदर को गले लगा लेती है और कहती है कि उसको बार बार अजीब अजीब चीजें दिखाई दे रही है। इधर हॉस्पिटल के बाहर खड़ा उनजोंग छुपकर उन सभी की बातें सुन रहा होता है। उसी दिन बाद में घर का मालिक उनजोंग के पास आता है और उस पर गुस्सा करते हुए कहता है कि इतना शोर मचाना बंद करो। उनजोंग उससे माफी मांग लेता है और अपने बिखरे हुए कमरे को देखकर परेशान हो जाता है। उसके बाद वो एक फाइल को खोलता है जिसका नाम प्रोडिजी प्रोजेक्ट होता है, जिसके अंदर से कुछ सीक्रेट ह्यूमन एक्सपेरिमेंट की इन्फॉर्मेशन लिखी होती है। उन्हें देखकर पता चलता है कि एक ऑर्फनेज के अंदर बच्चों पर खतरनाक एक्सपेरिमेंट किए गए थे और वहाँ का गार्ड संगमू था। ये जानने के बाद उजंग तुरंत उसे पुराने वेयर हाउस में ले जाता है जहाँ पर संगमू रहता था, लेकिन वहाँ पर उसको सिर्फ एक चर्च का पैम्पलेट ही मिलता है। दूसरी तरफ संगमू एक लेबोरेटरी के अंदर फंसा हुआ होता है जहाँ एक बड़े से टैंक के अंदर एक मोस्टर को बंद करके रखा गया होता है। उस मोस्टर को देखते ही संगमू बहुत ही हैरान हो जाता है क्योंकि उसका वही दोस्त होता है जो कि कई साल पहले गायब हो गया था। इधर उजोंग घर से जाते वक्त उस जगह पर पहुंचता है जहां पर उसकी चैनी से लड़ाई हुई थी। तब हमें पता चलता है कि उनजोंग के पास एक स्पेशल पावर है जिससे कि वो बिना हाथ लगाए चीजों को कंट्रोल कर सकता है। वो अपनी इसी पावर से टूटी हुई चीजों को ठीक कर देता है और यही पावर प्रोडिजी प्रोजेक्ट से जुड़ी हुई होती है। इसके बाद स्टोरी 20 साल पहले चली जाती है जहाँ पर कई अनाथ बच्चे को एक ऑर्फनेज में लेकर आया जाता है और उनजोंग भी उनमें से एक होता है। लेकिन उस ऑर्फनेज के अंदर एक सीक्रेट लेबोरेटरी छुपी हुई होती है जहाँ पर सभी बच्चों पर जबरदस्ती एक्सपेरिमेंट किए जा रहे थे। इन सब के पीछे डॉक्टर हान नाम का एक साइंटिस्ट होता है जो कि बच्चों को एक अजीब दवा देता है। एक दिन एक्सपेरिमेंट के दौरान उनजोंग की पावर कंट्रोल से बाहर हो जाती है और वहाँ पर बहुत ही बड़ा हंगामा मच जाता है। तभी एक लड़का आकर उनजोंग की जान बचा लेता है, हालांकि उसके शरीर से बहुत ही खून निकल रहा था। वो लड़का उनजोंग को बताता है कि उसके पास इमोर्टलिटी की पावर है और वो कभी मर नहीं सकता। असल में वो डॉक्टर हान का सबसे सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट होता है जिसे कि चाइल्ड ऑफ इंटरनेटी कहा जाता है। लेकिन कुछ समय के बाद लेबोरेटरी में एक बहुत ही बड़ा एक्सप्लोजन हो जाता है और सबको लगता है कि चाइल्ड ऑफ इंटरनेटी हादसे में मर गया। आखिर में डॉक्टर हान के एक्सपेरिमेंट की सच्चाई सभी के सामने आ जाती है और इलीगल ह्यूमन एक्सपेरिमेंट करने के लिए उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। कई सालों के बाद जब उनजोंग को एक लड़की मिलती है जिसके पास इमोरलिटी की पावर होती है, तब उसको शक होने लगता है कि शायद से चाइल्ड ऑफ इंटरनेटी भी अभी मारा नहीं है। दूसरी तरफ ग्रैंड मदर देख के हैरान हो जाती है कि चैनी के पैरों के सारे निशान पूरी तरीके से गायब हो चुके हैं। जब डॉक्टर चैनी का चेकअप करता है तो वो भी बहुत ही शौक हो जाता है क्योंकि उसका हार्ट अब बिल्कुल ठीक हो चुका था। डॉक्टर इसे एक चमत्कार बताता है, लेकिन ग्रैंड मदर खुश होने की बजाय और ज्यादा परेशान हो जाती है। घर वापस आने के बाद वो ऑर्फनेज के डायरेक्टर का पुराना कार्ड निकालती है और तुरंत उसको फोन कर देती है। अगले दिन ग्रैंड मदर चैनी के ठीक होने की खुशी में एक बहुत ही बड़ा डिनर तैयार करती है और उसकी ट्रिप का खर्चा उठाने के लिए भी मान जाती है, लेकिन वो एक शर्त रखती है कि चैनी को अब उसके नियमों के हिसाब से चलना होगा और उसको सारे ग्रेप्स स्टिकर को पूरा करना होगा। ये सुनकर चैनी बहुत ही खुश हो जाती है और तुरंत अपना पहला स्टिकर भी हासिल कर लेती है। उसके बाद वो बार बार खुद को मिरर में देखने लगती है क्योंकि उसको लगता है कि उसकी बॉडी पहले से बहुत ही ज्यादा हेल्दी हो गई है, लेकिन उसको अभी तक समझ में नहीं आ रहा
होता है और उसको बार बार अजीब अजीब चीजें क्यों दिखाई दे रही है। वो सोचती है कि शायद से ये सब उसकी बीमारी की वजह से हो रहा है। तभी अचानक से उनजुंग उसके घर पर आ जाता है और सीधा उससे पूछता है कि आखिर तुम कितनी बार मर चुकी हो। ये सुनकर चैनी उसको पागल समझती है और उससे बहस करने लगती है। उनजुंग उसे प्रोजेडी प्रोजेक्ट के बारे में पूछता है, लेकिन चैनी को उसके बारे में कुछ नहीं पता होता, इसलिए उनजुंग निराश होकर वहाँ से चला जाता है। तभी चैनी को याद आता है कि उसका कैमरा और सूटकेस अब भी उसके पुराने वेयर हाउस में ही पड़ा हुआ है। रोइन उसको याद दिलाता है कि किडनैपिंग वाली वीडियो भी अभी तक डिलीट नहीं हुई है। ये सुनते ही चैनी घबरा जाती है और तुरंत कैमरा लेने के लिए निकल पड़ती है। दूसरी तरफ रोइन को डर लग रहा होता है कि चैनी फिर किसी मुसीबत में ना फंस जाए, इसलिए वो ग्योन हुन को फोन कर देता है। इधर उनजुंग चुपके से चैनी का पीछा कर रहा होता है क्योंकि वो जानना चाहता था कि क्या चैनी के पास सच में जिंदा होने की पावर है, लेकिन उसको ये डर होता है कि कहीं टेस्ट करते वक्त उसको सच में ना मार दे। तभी चैनी उसको देख लेती है और तुरंत ग्रीन हाउस की तरफ भागने लगती है। उनजुंग भी उसके पीछे पीछे दौड़ने लगता है। दूसरी तरफ वेयर हाउस के बाहर एक कबाड़ी वाला गलती से चैनी का कैमरा ढूंढ लेता है। उनजुंग उस कैमरे को अपने पास ले लेता है और उसके अंदर की रिकॉर्डिंग को देखने लगता है, जहाँ पर उसको चैनी की पूरी मौत दिखाई देती है। ये देखने के बाद उसको पूरा यकीन हो जाता है कि चैनी कोई आम इंसान नहीं है। दूसरी तरफ चैनी कैमरा को ढूंढ रही होती है क्योंकि वो किडनैपिंग वाली वीडियो को मिटा देना चाहती है, लेकिन उसको जरा भी अंदाजा नहीं होता कि खतरा अब भी बहुत ही करीब आ चुका है। तभी उनजुंग अपनी पावर का यूज करता है और पूरा वेयर हाउस ही हिलने लगता है। अचानक आए भूकंप जैसे झटकों से चैनी बहुत ही डर जाती है और अपना सिर बचाने लगती है। जब तक ग्योन हुन वहाँ पर पहुँचता है तब तक पूरा वेयर हाउस टूटकर गिर चुका होता है। लेकिन सबसे हैरानी की बात ये होती है जब उसको उनजुंग अकेले ही इतने बड़े मलबे को उठाते हुए देखता है, लेकिन मलबे के नीचे चैनी कहीं पर भी नहीं मिलती। तब उनजुंग को समझ में आता है कि चैनी की पावर इमोर्टलिटी नहीं बल्कि टेलीपोर्टेशन है। उसी समय चैनी अचानक से एक शिप पर पहुंच जाती है जो कि समंदर के बीच चल रहा होता है। वहाँ के लोग उसको घुसपैठिया समझकर उस पर गोली चलाने लगते हैं, लेकिन खुशकिस्मती से चैनी तुरंत वापस से टेलीपोर्ट हो जाती है और उसकी जान बच जाती है। ग्योन हुन अपनी आंखों से ये सब देख लेता है और पूरी तरीके से हैरान हो जाता है। जब चैनी अपनी जैकेट पर गोली का निशान देखती है तब उसको समझ में आता है कि ये सब सच था और वो कोई सपना नहीं देख रही थी। वो धीरे धीरे उनजोंग के पास जाती है, लेकिन उनजोंग उसको दूर धक्का दे देता है। जब चैनी दोबारा से होश में आती है तो खुद को रोइन के घर पर पाती है। अपने कपड़ों पर गोली का निशान देखकर उसको यकीन हो जाता है कि उसके पास टेलीपोर्टेशन की पावर आ चुकी है। रोइन भी ज्यादा हैरान नहीं होता क्योंकि उसके पास भी एक नई पावर आ गई होती है। वो बताता है कि कल रात उसने एक सोडा कैन फेंका था जो कि दीवार को ही तोड़कर निकल गया था। ये सुनने के बाद दोनों ग्योन हुन के पास जाते हैं, लेकिन उसकी हालत देखकर बहुत ही शौक हो जाते हैं। ग्योन हुन जमीन से चिपक गया होता है और अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहा था। तब चैनी को समझ में आता है कि उन तीनों के पास अब सुपर नेचुरल पावर आ चुकी है, लेकिन ग्योन हुन इसे पावर नहीं बल्कि एक श्राप मानता है और उन्हें सबको सीक्रेट रखने के लिए कहता है। चैनी बार बार उससे पूछती है कि उसने आखिर ऐसा क्या देखा। आखिर में ग्योन हुन उसको बताता है कि उसने अपनी आंखों से उनजुंग को उसे मारने की कोशिश करते हुए देखा था। ये सुनते ही चैनी गुस्से में आ जाती है और सीधा उनजुंग के पास जाकर उससे पूछती है कि आखिर तुम्हारे साथ ऐसा क्या हुआ। चैनी बार बार उनजुंग से पूछती है कि उसने उसको मारने की कोशिश क्यों की थी, लेकिन उनजुंग एक बड़ी बात बताने से मना कर देता है। दूसरी तरफ पुलिस एक मिसिंग पर्सन की रिपोर्ट मिलने के बाद चर्च में पहुंचती है, जहां हान नाम की एक लड़की उनका स्वागत करती है। वो पुलिस को चर्च के अंदर घुमाने लगती है और उन्हें बेसमेंट में ले जाती है। बेसमेंट के अंदर पुलिस एक बहुत ही सुंदर गार्डन को देखकर हैरान हो जाती है, लेकिन असल में वो सब सिर्फ एक इल्यूजन होता है। एक पुलिस वाला वहाँ पर रखी एक अजीब मूर्ति को देखने लगता है, जबकि उसी मूर्ति के पीछे संगमू मदद की भीख मांग रहा होता है, लेकिन पुलिस को उसकी आवाज तक नहीं सुनाई देती। दूसरी तरफ चैनी और उसके दोस्त लगातार उनजुंग के सुपरनेचुरल पावर के बारे में सवाल करते रहते हैं। उनकी बातों से परेशान होकर उनजुंग वहाँ से भाग जाता है, लेकिन चैनी उसका बैग पकड़ लेती है और रोइन उसको जबरदस्ती कार में बैठा देता है। उनजुंग उनकी बातों को सुनकर परेशान हो जाता है और फिर से कहता है कि उसको इन सब चीजों के बारे में कुछ नहीं पता। आखिर में चैनी गुस्से में उसको रास्ते में ही उतारने का फैसला कर लेती है, लेकिन तभी एक पुलिस कार कंट्रोल खो देती है और पलट जाती है। तीनों तुरंत पुलिस वालों की मदद करने के लिए भागते हैं, जबकि उनजुंग दूर खड़ा सब कुछ देख रहा होता है। वो लोग एक पुलिस वाले को बाहर निकाल लेते हैं, लेकिन दूसरे पुलिस वाले की हालत बहुत ही बुरी होती है। उसका शरीर ऐसा लग रहा होता है जैसे उसकी हड्डियां ही गायब हो गई हो। तभी पुलिस कार में आग लग जाती है और ग्योन हुन पानी लेने के लिए भाग जाता है। इधर चैनी और रोइन मिलकर पुलिस वाले को बचाने की कोशिश करते हैं और उजोंग से भी मदद मांगते हैं। शुरू में उजोंग चुप रहता है, लेकिन आखिर में वो भी उनकी मदद करने के लिए आ जाता है। तभी अचानक रोइन के अंदर बहुत ही ज्यादा ताकत आ जाती है और वो अकेले ही कार को उठा देता है। मौका देखकर चैनी अंदर फंसे पुलिस वालों को बाहर निकाल लेती है। उसी समय ग्योन हुन पानी को लेकर वापस से आता है और कार की आग को बुझा देता है। उसके बाद ग्योन हुन घबराते हुए रोइन को बताता है कि उसने एक इंसान जितनी बड़ी मछली को देखा है, लेकिन रोइन हीरो बनने की कोशिश में इतना खोया होता है कि उसकी बात पर यकीन भी नहीं करता। ग्योन हुन उससे कहता है कि वो कभी झूठ नहीं बोलता, लेकिन तभी एक और अजीब घटना हो जाती है। ग्योन हुन और रोइन दोनों कार के दरवाजे से ऐसे चिपक जाते हैं जैसे कोई मैग्नेट हो। तभी कार में फिर से आग लग जाती है, जिसे देखकर चैनी
बहुत ही घबरा जाती है और एक बार फिर से उजोंग से मदद मांगती है। उनजुंग मजबूरी में अपनी पावर का यूज करता है और दोनों को अलग कर देता है, लेकिन रोइन अपने दोस्तों को छोड़ने को तैयार नहीं होता और दोबारा उनकी मदद करने चला जाता है। ये देखकर ग्योनहुन गुस्से में रोइन को बेकार कह देता है। उसकी ये बात रोइन को बहुत ही बुरी लगती है और गुस्से में उसके अंदर बहुत ही ताकत आ जाती है। वो अपनी नई पावर का यूज करके ग्योनहुन को बचा लेता है। उसी समय उनजुंग भटने वाली कार को दूर फेंक देता है और सबकी जान बच जाती है। ये सब देखकर चैनी बहुत ही खुश होती है और कहती है कि अब हमें मिलकर एक सुपर हीरो टीम बनानी चाहिए, लेकिन उनजुंग को ये सब बिल्कुल पसंद नहीं आता और वो सबसे दूर चला जाता है। उसके बाद वो अकेला ही टाउन के ड्रेनेज मैप को देखने लगता है, क्योंकि चैनी, उसके दोस्त और वो पुलिस वाला सभी एक ही गंदे नाले के कांटेक्ट में आए थे। जांच करने पर उसको पता चलता है कि उस गंदे पानी का कनेक्शन सीधा उस रहस्यमय चर्च से है। दूसरी तरफ चैनी और उसके दोस्त हॉस्पिटल जाकर उस पुलिस वालों के बारे में पूछते हैं, लेकिन नर्स उन्हें बताती है कि आज कोई भी पुलिस वाला हॉस्पिटल में एडमिट नहीं हुआ। इतना ही नहीं, पुलिस स्टेशन में भी उस एक्सीडेंट की कोई रिपोर्ट मौजूद नहीं होती। ये सब देखकर ग्योनहुन को शक होने लगता है कि कोई इंसान सच्चाई को छुपाने की कोशिश कर रहा है। असल में उन पुलिस वालों को चर्च के लोग अपने साथ ले गए होते हैं। दूसरी तरफ एक चेहरे पर निशान वाला आदमी खुद उनजुंग से मिलने के लिए आता है। उसका नाम पालो होता है और वो भी उन बच्चों में से एक होता है जिन पर कई साल पहले जेनेटिक एक्सपेरिमेंट किए गए थे। कुछ समय पहले हुआन ने अपनी इल्यूजन पावर का यूज करके सोंगमू को उसकी पत्नी से दोबारा मिलवाया था। उस दौरान सोंगमू बताता है कि कई साल पहले आग लगने के वक्त उसने ही उनजोंग की जान बचाई थी। वो ये भी बताता है कि उनजोंग वापिस से टाउन में आ चुका है, जिसके बाद पाकलो चुपके से उसका पीछा करना शुरू कर देता है। पालो को पता चलता है कि उनजोंग भी चाइल्ड ऑफ इंटरनेटी को ढूंढ रहा है। जब वो उससे इसके बारे में पूछता है तो उनजोंग कोई जवाब नहीं देता। वो कहता है कि उसको उनके किसी भी प्लान से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उसके लिए डॉक्टर हान ही एक पागल साइंटिस्ट था जिसने मासूम बच्चों की जिंदगी बर्बाद कर दी थी। लेकिन पालो डॉक्टर हान का शुक्रिया अदा करता है, क्योंकि उन एक्सपेरिमेंट की वजह से वो पहले से बहुत ही ज्यादा ताकतवर बन गया। उनजोंग उसको चेतावनी देता है कि अगर ये एक्सपेरिमेंट ऐसे ही चलता रहा तो बहुत ही बड़ी मुसीबत आ सकती है। तो पालो बताता है कि वो लोग काफी समय से फेल्ड एक्सपेरिमेंट्स को छुपा रहे हैं और इसी वजह से टाउन के लोग लगातार गायब हो रहे हैं। ये सब सुनने के बाद उनजोंग कहता है कि उसको इन सब चीजों से कोई लेना देना नहीं है और वो सिर्फ अपनी शांति जिंदगी जीना चाहता है। उसके बाद वो एक इवेंट की तैयारी करने के लिए बैंक्वेट हॉल में जाता है, लेकिन तभी चैनी भी वहाँ पर आ जाती है। वो उनजुंग से उन पुलिस वालों के बारे में पूछती है जो कि अचानक से गायब हो गए थे। उसको डर होता है कि कहीं उसका और उसके दोस्तों का वही हाल ना हो जाए। उनजुंग उसको सिर्फ इतना कहता है कि अगर वो सुरक्षित रहना चाहती है तो वो चुप रहना होगा। इसके बाद चैनी उससे पूछती है कि क्या सुपर पावर्स कभी खत्म होती है, क्योंकि उसको डर होता है कि अगर उसकी पावर्स चली गई तो वो दोबारा भी मर सकती है। तो उनजुंग पहली बार उसको सच बताता है कि एक बार किसी इंसान को पावर मिल जाए तो उसके साथ हमेशा रहती है। इसका मतलब ये था कि चैनी अब दोबारा से कभी नहीं मरेगी। ये बात को सुनकर चैनी बहुत ही खुश होती है और सभी को अपनी पावर के बारे में बताने लगती है। उसको खुश देखकर उनजुंग भी हल्का सा मुस्कुराने लगता है, लेकिन तभी उसकी नजर पाल्हो पर पड़ती है जो कि चुपके से चैनी का पीछा कर रहा होता है। जैसे ही पाल्हो चैनी पर हमला करने वाला होता है, उनजुंग समय पर पहुंच जाता है और उसको जोर से पंच मार देता है। उसके बाद वो चैनी को फोन करता है और उसे फ्राइडे को सिटी हॉल में इवेंट में चलने के लिए कहता है। साथ ही वो बताता है कि अब वो भी चैनी की सुपर पावर टीम का हिस्सा बनने वाला है। उस रात चैनी बहुत ही खुश होकर सिटी हॉल में पहुंच जाती है, जहां पर उनजुंग उसके लिए एक यूनिफॉर्म लेकर आता है। चैनी उस यूनिफॉर्म को पहन लेती है और खुशी खुशी अपनी ग्रैंड मदर को फोन करके बताती है कि उसको सरकारी नौकरी मिल गई है। ये सुनते ही ग्रैंड मदर बहुत ही खुश होती है और खुशी से झूमने लगती है। लेकिन जब वो रेस्टोरेंट में वापस आती है तभी कुछ अनजान लोग वहाँ पर पहुँच जाते हैं। उनमें से एक डॉक्टर हान भी होता है जो कि कई साल पहले वाले एक्सपेरिमेंट का जिम्मेदार था। हमें पता चलता है कि लेबोरेटरी ब्लास्ट होने के बाद ऑर्फनेज से 3 बच्चे बच निकले थे, जिनमें से 2 पालो और हुआन थे जो डॉक्टर हान को अपने पिता की तरह मानते थे। दोनों ने कई सालों तक अपनी पहचान छुपा कर रखी ताकि डॉक्टर हान जेल से बाहर आ सके। कुछ साल पहले चेयरमैन नाम ने डॉक्टर हान को चाइल्ड ऑफ इंटरनेटी को ढूंढने के लिए काम दिया और उसकी जेल से रिहाई भी करवाई थी। जेल से बाहर आते ही डॉक्टर हान अपनी सबसे प्यारी स्टूडेंट जुरहान से मिलता है। उसके बाद ऑर्फनेज के डायरेक्टर को ढूंढ निकालता है और उसको चाइल्ड ऑफ इंटरनेटी के बारे में पूछता है। तब हमें पता चलता है कि जिन बच्चों पर एक्सपेरिमेंट्स हुए थे उन सभी की पावर्स तो आ गई थी, लेकिन उन पावर्स के साथ साथ बहुत ही खतरनाक साइड इफेक्ट भी आ गए थे। सिर्फ चाइल्ड ऑफ इंटरनेट ही उन सभी को पूरी तरीके से ठीक कर सकता था। जुरान के पास लोगों के दिमाग को कंट्रोल करने की पावर होती है। वो अपनी पावर का यूज करके डायरेक्टर से सच उगलवा लेती है। डायरेक्टर बताता है कि चाइल्ड ऑफ इंटरनेटी का राज सिर्फ मडामे किम जानती है और मडामे किम कोई और नहीं बल्कि चैनी की ग्रैंड मदर होती है। वो पहले ऑर्फनेज के स्पॉन्सर रह चुकी होती है और लेबोरेटरी वाले हैंडशेक के बाद बचे हुए बच्चों की देखभाल भी उसी ने की थी। डॉक्टर हान बार बार ग्रैंड मदर से चाइल्ड ऑफ इंटरनेटी के बारे में पूछता है, लेकिन वो कोई भी बात बताने से मना कर देती है। तब जुरान अपनी पावर का यूज करके उनसे जबरदस्ती सच निकलवाने की कोशिश करती है, लेकिन फिर भी ग्रैंड मदर यही कहती रहती है कि चाइल्ड ऑफ इंटरनेटी बहुत ही पहले मर चुका है। लेकिन डॉक्टर हान इस बात पर यकीन नहीं करता, क्योंकि उसने उस लड़के पर कई एक्सपेरिमेंट्स किए थे। हर बार मारने के बाद भी उस लड़के का दिल दोबारा से धड़कने लगता है और यही उसकी इमोरलिटी का असली रास्ता। इसके बाद
हमें 20 साल पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर छोटा उनजोंग ये सब अपनी आंखों से देख रहा होता है। ये सब देखकर वो अपनी पावर्स पर कंट्रोल खो देता है और उसकी वजह से पूरी लेबोरेटरी में एक बहुत ही बड़ा एक्सप्लोजन हो जाता है। अब उनजोंग को भी पूरा यकीन हो चुका होता है कि चाइल्ड ऑफ इटर्निटी इतनी आसानी से नहीं मर सकता। अगले दिन सिटी हॉल की तरफ से एक सफाई अभियान रखा जाता है, जिसमें चैनी अपने दोस्तों के साथ उनजोंग की मदद करने पहुंचती है। तभी वहाँ पर एक बस आकर रुकती है, जिसमें कि चर्च के कई लोग बाहर निकलते हैं। उनजोंग उन्हें देखते ही समझ जाता है कि कुछ न कुछ तो जरूर गड़बड़ है। वो तुरंत चैनी और उसके दोस्तों को एक तरफ ले जाता है और उन्हें चेतावनी देता है कि अपनी पावर को हमेशा छुपा कर रखो। वो कहता है कि अगर गलत लोगों को तुम्हारी पावर के बारे में पता चल गया तो तुम अपनी सबसे कीमती चीज खो सकती हो। उसके बाद उनजोंग तीनों को अपनी पावर को समझने और ये जानने के लिए कहता है कि उनकी एबिलिटीज किस तरह काम करती है। दूसरी तरफ लेबोरेटरी के अंदर टैंक में बंद मोस्टर की हालत बहुत ही खराब होने लगती है। उसकी हालात को देखकर डॉक्टर हान उसको खत्म करने का ऑर्डर देता है। ये देखकर हुआन बहुत ही परेशान हो जाती है, क्योंकि उसको डर होता है कि अगर उनकी पावर का साइड इफेक्ट का इलाज नहीं मिला तो एक दिन डॉक्टर हान उसे भी छोड़ देगा। इधर डिटेक्टिव जुनमो रेस्टोरेंट के पास लगे कैमरास की रिकॉर्डिंग्स करने लगता है। वीडियो में डॉक्टर हान दिखाई देता है, जो कि चैनी को देखकर पाहलो को उसे मारने का ऑर्डर देता है, लेकिन हमला होने से पहले चैनी अचानक से गायब हो जाती है। ये सब देखकर ग्रैंड मदर बहुत ही घबरा जाती है और तुरंत चैनी को घर वापस आने के लिए फोन करती है, लेकिन चैनी का सिग्नल बार बार गायब हो रहा होता है, क्योंकि अपनी टेलीपोर्टेशन पावर की प्रैक्टिस करते हुए अलग अलग देशों में पहुंच रही होती है। इधर ग्रैंड मदर असली जुनमो से संपर्क करती है, क्योंकि उसको पहले ही समझ में आ गया होता है कि उसके सामने जो आदमी है वो नकली था। असल में हुआन का जाल था, जिसका असली मकसद चाइल्ड ऑफ इटर्निटी का राज जानना था। कुछ देर के बाद हुआन एक बहुत ही डरावनी इल्यूजन बनाती है, जो कि बिल्कुल एक नरक जैसा दिखाई दे रहा होता है। वो ग्रैंड मदर को डराकर सच निकलवाना चाहती है, लेकिन ग्रैंड मदर जरा भी नहीं डरती। जाते जाते हुआन उसे चेतावनी देती है कि कम से कम उस लड़के की लाश को ढूंढो, वरना अगली बार तुम्हें असली नरक का सामना करना पड़ेगा। दूसरी तरफ उनजोंग अपनी टीम के साथ शहर के बाहर पहुंचता है, जहां पर चर्च का लीडर उन्हें बताता है कि पालो ने आज का सारा कचरा साफ करने का ऑर्डर दिया है। असल में उसका मतलब होता है कि आज उनजोंग को मार दिया जाएगा। इतना कहते ही आसपास की सभी पुरानी गाड़ियां हवा में उड़ने लगती है। उनजोंग तुरंत अपनी टेलीकिनेसिस पावर का यूज करता है और उन गाड़ियों को रोकने लगता है। इसके बाद उसकी पाहलो के साथ एक जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है, लेकिन तभी चैनी गलती से टेलीपोर्ट होकर सीधा उस बैटलफील्ड में पहुंच जाती है। वो खुशी खुशी उनजोंग के पास जाने लगती है, लेकिन जल्दी उसको समझ में आता है कि यहाँ की सिचुएशन बहुत ही खतरनाक है। मामला तब और भी खराब हो जाता है जब रोएन भी वहाँ पर आ जाता है। चैनी उसको वहाँ से बाहर ले जाने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी पावर काम नहीं करती। उसी समय आसमान में और भी ज्यादा गाड़ियां उड़ने लगती है, जिसे देखकर रोएन बहुत ही डर जाता है। तब चैनी गुस्से में उसका कॉलर पकड़ लेती है और उससे कहती है कि डरने की वजह कोई और सोल्यूशन सोचो। दूसरी तरफ उनजोंग गुजरती हुई गाड़ियों को रोकने की पूरी कोशिश कर रहा होता है। तभी चैनी उसको बचाने के लिए आगे आ जाती है और उसकी जगह पर खुद अटैक का शिकार हो जाती है। पाल्हो को लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन अगली पल रोएन अपनी पूरी ताकत का यूज करता है और एक बहुत ही बड़ी बस को उल्टा करके दूर फेंक देता है। ये देखकर पाल्हो बहुत ही हैरान हो जाता है, क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा था कि रोएन इतना ताकतवर हो सकता है। सबसे अजीब बात ये होती है कि पाल्हो की पावर्स रोएन पर बिल्कुल असर नहीं कर पाती। दूसरी तरफ चैनी और उनजोंग टेलीपोर्ट होकर एक ऐसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहां आसमान में खूबसूरत औरोरा दिख रहा होता है, लेकिन चैनी की हालत बहुत ही खराब हो चुकी होती है और कुछ देर में उसकी सांसें रुक जाती है। उनजोंग उसको बचाने के लिए तुरंत सीपीआर देने लगता है और तब उसको पता चलता है कि चैनी का पहले हार्ट ट्रांसप्लांट हो चुका है। तभी धीरे धीरे बर्फ गिरने लगती है और एक बार फिर चमत्कार होता है और चैनी दोबारा से जिंदा हो जाती है, लेकिन इतनी देर तक पावर का यूज करने की वजह से उनजोंग खुद बेहोश हो जाता है। चैनी तुरंत उसको उसके अपार्टमेंट में ले जाती है, जहाँ पर रोएन उसके जख्मों का इलाज करता है, लेकिन जब उसकी शर्ट हटाते हैं तब सब बहुत ही हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उनजोंग का पूरा शरीर पुराने जख्मों के निशानों से भरा हुआ होता है। तभी चैनी उसके चेहरे को साफ करने लगती है और अचानक कमरे की सारी चीजें हवा में उड़ने लगती है। दूसरी तरफ हम उनजोंग को देखते हैं, जो कि बेहोशी की हालत में चैनी का हाथ कसकर पकड़ लेता है और रोते हुए कहता है कि मुझे छोड़कर मत जाना। असल में एक बुरे सपने को देख रहा होता है, जो कि उसके बचपन की यादों से जुड़ा था। बाद में चैनी उसके अपार्टमेंट में आती है और उसके लिए कुछ जरूरी सामान लेकर आती है। वो पूरा घर साफ करती है और उसकी मदद के लिए बहुत ही सारी चीजें भी अरेंज कर देती है। जब उनजोंग उठता है तो ये सब देखता है तो काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है। अगले दिन चैनी और बाकी सभी लोग सिटी हॉल में उनजोंग का वेट कर रहे होते हैं। वो उससे पूछते कि आखिर उन डेंजरस वेरिएंट से कैसे लड़ सकते हैं, जिस पर उनजोंग उन्हें बताता है कि अभी तुम लोग उनके सामने टिक भी नहीं सकते। इसलिए वो फैसला करता है कि अब वो सभी को खुद ट्रेन करेगा और उनकी पावर के सीक्रेट को समझेगा। तभी चैनी अचानक से एक कॉकरोच को देख लेती है और डर कर उछल पड़ती है। उसी वक्त उनजोंग के सामने बहुत ही सारी ट्रॉपिकल फिश दिखने लगती है और उसको अपना बचपन याद आ जाता है, जहाँ वान अपनी पावर का यूज करके उसके लिए बहुत ही खूबसूरत अंडर वाटर वर्ल्ड बनाया करती थी ताकि उसका दर्द कम हो सके। लेकिन तभी हुआन खुद वहाँ पर आ जाती है और उनजोंग से पूछती है कि तुम रोज इन लोगों के साथ अपना वक्त क्यों बर्बाद करते हो। वो उससे कहती है कि वापस अपने फादर के पास लौट आओ,
लेकिन उनजुंग साफ मना कर देता है और कहता है कि डॉक्टर हान जैसे मूस्टर का साथ कभी नहीं दूंगा। सिचुएशन ज्यादा खराब होने लगती है, इसलिए उनजुंग अपने टेलीकिनेसिस पावर का यूज करता है, जिसके बाद उसके सामने दिख रही सारी अजीब चीजें गायब हो जाती है। रात को उनजुंग चैनी को चाइल्ड ऑफ इंटरनेटी का सीक्रेट बताता है। वो कहता है कि उस लड़के का दिल कभी धड़कना बंद नहीं करता। साथ ही वो ये भी बताता है कि 20 साल पहले चैनी की ग्रैंड मदर भी उस एक्सपेरिमेंट से जुड़ी हुई थी, इसलिए उनजुंग को शक है कि चैनी के अंदर जो हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ है वो शायद से उस लड़के का दिल है। ये सुनने के बाद चैनी पूरी तरीके से शॉक हो जाती है। वो तुरंत घर जाकर अपनी ग्रैंड मदर से सच पूछती है, जिसके बाद उसकी ग्रैंड मदर सब कुछ बता देती है। वो बताती है कि 20 साल पहले चाइल्ड ऑफ इंटरनेटी के हादसे का शिकार हो गया था और उसका बचना मुमकिन नहीं था, इसलिए उसकी तकलीफ खत्म करने के लिए उसका हार्ट चैनी के अंदर ट्रांसप्लांट कर दिया गया। ये सच जानने के बाद चैनी पूरी तरीके से टूट जाती है, क्योंकि उसे लगता है कि उसके अंदर धड़क रहा दिल बहुत ही सारे मासूम बच्चों की कुर्बानी की वजह से मिला था। वो उदास होकर सड़कों पर घूमने लगती है और बार बार सबसे माफी मांगती रहती है। दूसरी तरफ उनजुंग चुपचाप उसके पीछे चलता रहता है ताकि उसको कोई नुकसान ना पहुंच सके। अगले कुछ दिनों तक चैनी रोएन के घर पर रहती है, लेकिन एक दिन वो हिम्मत करके उनजुंग से मिलती है और उससे माफी मांगती है, जिस पर उनजुंग उसको समझाता है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, क्योंकि हम दोनों को कभी अपनी जिंदगी छुपाने का मौका ही नहीं मिला। तभी रोबिन वहाँ पर लंच बॉक्सेस लेकर आ जाता है जो कि उसकी ग्रैंड मदर ने बनाए होते हैं। ये सब देखकर चैनी की आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि अपनी ग्रैंड मदर को बहुत ही मिस करती है, लेकिन उनकी गलतियों को माफ भी नहीं कर पा रही थी। आखिर में वो फैसला करती है कि वो अपनी ग्रैंड मदर के साथ मिलकर अपनी गुनाहों की माफी मांगेगी। अगले दिन उनजुंग सभी को इकट्ठा करता है और उनकी ट्रेनिंग शुरू कर देता है। ट्रेनिंग के दौरान उन्हें पता चलता है कि रोइन की पावर तब एक्टिवेट होती है जब कोई उससे बुरी बातें करता है। वही ग्वेन हान भी जब भी झूठ बोलता है तब आसपास की चीजों से चिपक जाता है, लेकिन चैनी तब तक अपनी पावर का ट्रिगर नहीं समझ पाती। तभी गुस्से में वो कॉफी पी लेती है, जिससे कि उसकी हार्ट बीट बहुत ही तेज हो जाती है और अगले पल वो अलग अलग देशों में टेलीपोर्ट होने लगती है। वो गलती से उनजुंग को भी अपने साथ बीच पर ले जाती है, लेकिन जब भी उसके पास जाने की कोशिश करती है उसकी हार्ट बीट फिर से तेज हो जाती है और वो दोबारा से टेलीपोर्ट हो जाती है। आखिर में बेचारा उनजुंग बस से वापस घर आता है। इधर चैनी उसके लिए एक बड़ा सा डिनर तैयार करती है, क्योंकि उसका बर्थडे थोड़ा पहले सेलिब्रेट करना चाहती थी। लेकिन तभी उनजुंग उससे कहता है कि किसी की दयालु बातों पर इतनी आसानी से भरोसा मत करो। इतना कहने के बाद वो चैनी को बेहोश कर देता है। असल में उनजुंग पहले डॉक्टर हान के साथ एक सीक्रेट डील कर चुका होता है। डॉक्टर हान ने उसे वादा किया होता है कि अगर वो हार्ट ऑफ इंटरनेटी को ढूंढने में मदद करेगा तो उसकी पावर की साइड इफेक्ट को ठीक कर देगा और उसकी माँ के बारे में भी सच बता देगा। ये सब ग्वेन हान गलती से देख लेता है और वो तुरंत घर जाकर अपनी वाइफ और बेटी को वहाँ से भागने के लिए कहता है, लेकिन कोई भी उसकी बात पर यकीन नहीं करता, क्योंकि वो हमेशा से झूठ बोलता रहता था। तभी घबराहट में ग्वेन हान जोर से चिल्लाता है कि उसे डिवोर्स चाहिए। इतना कहने के बाद ग्वेन हान का हाथ दरवाजे से चिपक जाता है, लेकिन उसकी फैमिली फिर भी उसकी बात पर यकीन नहीं करती। दूसरी तरफ चैनी को लेबोरेटरी में लेकर आया जाता है, लेकिन जैसे ही डॉक्टर हान उसे इंजेक्शन देने का ऑर्डर देता है, वैसे ही चैनी होश में आ जाती है और वो आसपास देखती है और तुरंत समझ जाती है कि वही लेबोरेटरी है जहाँ पर प्रोजेक्ट के एक्सपेरिमेंट किए गए थे। तभी उसको अपनी पॉकेट में कॉफी जेली मिलती है और बिना देरी के वो उसे खा लेती है। अगली पल वो टेलीपोर्ट होकर सीधा उनजोंग के सामने पहुंच जाती है, जिसके बाद वो उससे पूछती है कि आखिर तुमने मेरे साथ धोखा क्यों किया। जिस पर उनजोंग ठंडे आवाज में कहता है कि मैंने शुरू से ही तुम्हारा यूज किया है। लेकिन चैनी समझ जाती है कि असल में उनजोंग उसकी मदद कर रहा था, क्योंकि पॉकेट में रखी कॉफी जेली उसी ने छुपा कर रखी थी। फिर भी उसे धोखे को एक्सेप्ट नहीं कर पाती और उदास होकर वहाँ से चली जाती है। लेकिन सबसे मजेदार बात ये होती है कि कुछ देर बाद वो गलती से फिर से लेबोरेटरी में टेलीपोर्ट हो जाती है, जहाँ उसे दोबारा से बेहोश कर दिया जाता है। जब चैनी की आंख खुलती है तो वो देखती है कि उसके शरीर पर बहुत ही सारी ट्यूब्स लगी हुई है। तब डॉक्टर हान उसे बताता है कि दूसरे बीमार बच्चों को बचाने के लिए उसकी जान लेनी पड़ेगी। वो कहता है कि इतना कीमती हार्ट उसके पास रखने का कोई मतलब नहीं है। ये सब सुनने के बाद चैनी खुद पर ही शक करने लगती है और वो सोचने लगती है कि शायद से अगर वो मर जाए तो दुनिया और भी बेहतर हो सकती है। तभी जुरान अपनी पावर का यूज करके उसके दिमाग को कंट्रोल कर लेता है और उसे मजबूर करता है कि वो अपनी जान देकर सबकी मदद करे। लेकिन मरने से पहले चैनी सिर्फ एक ही बात को जानना चाहती थी। वो पूछती कि क्या मेरी कुर्बानी से उनजोंग भी बच जाएगा। जिस पर डॉक्टर हान कहता है कि तुम्हारी वजह से उनजोंग अपनी माँ से दोबारा मिल पाएगा। ये सुनने के बाद चैनी की आंखों से आंसू निकल आते हैं, क्योंकि वो जानते थे कि उनजोंग अपनी माँ को कितना याद करता है। इस वजह से वो उससे गुस्सा भी नहीं हो पाती। दूसरी तरफ डॉक्टर हान चैनी की ब्लड की मदद से एक कोर बना लेता है। वो उस कोर को एक मरते हुए सफेद चूहे पर टेस्ट करता है और कुछ ही देर में वो चूहा पूरी तरीके से ठीक हो जाता है। दूसरी तरफ उनजोंग अपनी जॉब छोड़ देता है और हमेशा के लिए इस शहर को छोड़ने की तैयारी करने लगता है। दूसरी तरफ अचानक से रोइन उनजोंग के पास आ जाता है और उससे पूछता है कि चैनी आखिर कहाँ पर है। लेकिन उनजोंग उसको रोकने के लिए अपनी टेलीकिनेसिस पावर का यूज करता है। फिर भी रोइन रुकता नहीं है और धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगता है, क्योंकि चैनी उसकी जिंदगी की सबसे इम्पोर्टेंट दोस्त होती है। हमें उसका पास्ट दिखाया जाता है, जहाँ स्कूल में सब लोग उसे परेशान करते थे, लेकिन उस वक्त सिर्फ चैनी ही थी जो कि
हमेशा उसका साथ देती थी। जब दोनों के बीच ये सब चल रहा होता है तभी चैनी की ग्रैंड मदर उनजोंग को फोन करके मिलने के लिए बुलाती है। बाद में उनजोंग चैनी के रूम में जाता है जहाँ पर उसे पता चलता है कि चैनी का सपना बहुत ही सिंपल था। वो सिर्फ 30 साल की उम्र तक जीना चाहती थी। ये जानकर उनजोंग को अपनी गलती का एहसास होने लगता है। उसके बाद ग्रैंड मदर उसके लिए खाना बनाती है और बचपन में जो कुछ भी हुआ उसके लिए माफी मांगती है। लेकिन उनजोंग कहता है कि अब माफी मांगने से कुछ बदलने वाला नहीं है। फिर भी ग्रैंड मदर उसे चैनी के बारे में पूछती रहती है, जिस पर उनजोंग उदास होकर कहता है कि अब बहुत ही देर हो चुकी है। जाने से पहले वो सच बता देता है कि उसने डॉक्टर हान की डील इसलिए मांगी थी क्योंकि अपनी माँ को दोबारा ढूंढना चाहता था। लेकिन ग्रैंड मदर उसे डांटने की बजाय उसका हाथ पकड़ लेती है। तभी उनजोंग को अपनी सबसे बड़ी गलती का एहसास होता है और वो फैसला करता है कि अब वो चैनी को बचाएगा। ये सुनने के बाद रोएन और गुएन हान भी उसका साथ देने के लिए तैयार हो जाते हैं। उसके बाद उनजोंग ग्रैंड मदर से कहता है कि जितना हो सके उतने लोगों को इकट्ठा करो। फिर वो चर्च का पूरा मैप हासिल करता है और लेबोरेटरी से निकलने के लिए रास्तों को ध्यान से देखने लगता है। जब सब कुछ तैयार हो जाता है तब डिटेक्टिव जुनमो शहर के सैकड़े लोगों को लेकर चर्च के बाहर आ जाते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर बहुत ही बड़ा हंगामा खड़ा हो जाता है। दूसरी तरफ पालो और बाकी लोग भी उस हंगामे में उलझ जाते हैं, जिसका फायदा उठाकर जुनमो उनजुंग की टीम को एक सीक्रेट रास्ते के अंदर ले जाता है। रास्ते में जुनमो बताता है कि वो भी कभी एक्सपेरिमेंट वाले बच्चों में से एक था, लेकिन सालों पहले लगी आग की वजह से वो एक्सपेरिमेंट का शिकार बनने से बच गया था। वो उनजुंग को थैंक यू कहता है क्योंकि उसी की वजह से वो एक नॉर्मल जिंदगी जी पाया। उसके बाद उनजुंग और उसकी टीम चुपके से लेबोरेटरी के अंदर घुस जाती है, जहाँ वो देखते हैं कि बहुत ही सारे गार्ड्स को हरा देते हैं। दूसरी तरफ गार्ड्स में से एक आदमी चुपके से वान को बताता है कि लेबोरेटरी के अंदर कुछ लोग घुस गए हैं। इधर चैनी अपने पास वाले बेड से एक बूढ़े आदमी को देखती है जो कि चेयरमैन नाम होता है। तब डॉक्टर हान उसे बताता है कि बहुत ही जल्दी उसका हार्ट चेयरमैन नाम के अंदर ट्रांसप्लांट कर दिया जाएगा। असल में इस पूरे एक्सपेरिमेंट का मकसद चेयरमैन नाम को हमेशा के लिए जिंदा रखना था। ये सच जानकर चैनी बहुत ही शौक हो जाती है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर सकती थी। तभी ऑपरेशन शुरू होने वाला होता है। उनजुंग और उसकी टीम लेबोरेटरी में पहुंच जाती है, जिसके बाद वो सभी दुश्मनों को हराकर चैनी को बचा लेती है। लड़ाई खत्म होने के बाद उनजुंग चैनी के पास आता है और अचानक उसे किस कर देता है, जिसकी वजह से चैनी की हार्ट बीट बहुत ही तेज हो जाती है और वो सीधा टेलीपोर्ट होकर उनजुंग के अपार्टमेंट में पहुंच जाती है। वो अभी तक उस किस के बारे में सोच ही रही होती है, लेकिन फिर तुरंत वापस जाने की तैयारी करने लगती है ताकि अपने दोस्तों की मदद कर सके। दूसरी तरफ पालो और हुआन भी बैटलफील्ड में पहुंच जाते हैं और एक बार फिर से जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। हुआन अपनी पावर का यूज करके उनजुंग को एक इल्यूजन के अंदर फंसा देती है। वहीं पालो बाकी लोगों को खत्म करने ही वाला था, तभी रोबिन उसके सामने आ जाता है। पालो उसका मजाक उड़ाने लगता है और उससे बुरी बुरी बातें कहने लगता है, लेकिन उसे क्या पता होता है कि रोबिन की पावर इसी तरह एक्टिव थी। जिसके बाद रोबिन एक ही अटैक में पालो को दूर उड़ा देता है। इधर इल्यूजन के अंदर उनजुंग फिर से उस दिन को देखने लगता है जब चाइल्ड ऑफ इटर्निटी की मौत हुई थी। हुआन बार बार उससे कहती है कि जो कुछ भी हो रहा है उसका जिम्मेदार सिर्फ तुम हो। ये सब सुनकर उनजुंग पूरी तरीके से टूटने लगता है। सिचुएशन धीरे धीरे उसके कंट्रोल से बाहर जा रही होती है। तब गुएन हान बार बार झूठ बोलकर अपने शरीर को जमीन से चिपका लेता है ताकि वो अपनी जगह से हिले नहीं। उसी वक्त चैनी वापस से लेबोरेटरी में आ जाती है और धीरे धीरे उनजुंग के पास जाती है और उसको शांत करने की कोशिश करती है। कुछ देर के बाद उनजुंग को होश आ जाता है और रोते हुए बताता है कि उस वक्त वो चाइल्ड ऑफ इटर्निटी को बचाना चाहता था, लेकिन उसके पास इतनी ताकत नहीं थी कि वो कुछ कर सके। चैनी की बाहों में आकर उनजुंग धीरे धीरे शांत हो जाता है, लेकिन कुछ ही देर के बाद वो बेहोश होकर गिर पड़ता है। दूसरी तरफ चैनी तुरंत कैफी जेली खा लेती है और अपनी पावर का यूज करके सभी को वहाँ से टेलीपोर्ट कर देती है, लेकिन गलती से गुआन हान वहीं पर छूट जाता है। सबसे बुरी बात ये होती है कि वो सब लोग चपेल के अंदर पहुंच जाते हैं, जिसके बाद चैनी रोबिन से कहती है कि तुम उनजुंग का ध्यान रखो, तब तक मैं गुएन हान को बचा कर लाती हूँ। इतना कहकर वो वापिस से चली जाती है, लेकिन तभी चपेल के अंदर चर्च के बहुत ही सारे फॉलोअर्स आ जाते हैं। दूसरी तरफ चैनी गलती से एक हॉस्पिटल में टेलीपोर्ट हो जाती है, जहाँ पर वो छुप कर सब कुछ देखने लगती है। तब डॉक्टर हान एक ब्लू कलर का सीरम निकालता है और बताता है कि ये चैनी के ब्लड से बनाया गया है, जिसकी मदद से सेल्स को रीजनरेट किया जा सकता है। उसके बाद चेयरमैन नाम उस सीरम को अपने शरीर में इंजेक्ट कर लेता है और एक चमत्कार हो जाता है, क्योंकि कुछ ही सेकंड में वो लगभग 50 साल का जवान हो जाता है। ये देखकर सब लोग बहुत ही हैरान हो जाते हैं, लेकिन उसकी खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकती, क्योंकि अचानक उसकी हार्ट बीट बहुत ही तेज हो जाती है और वहीं पर उसकी मौत हो जाती है। ये देखकर जुरान तुरंत सभी बॉडीगार्ड की यादें मिटा देती है, लेकिन डॉक्टर हान फिर भी खुश होता है क्योंकि उसके हिसाब से एक्सपेरिमेंट्स काफी हद तक सक्सेसफुल रहा था। वो कहता है कि अगर उन्हें और भी सीरम मिल गया तो परफेक्ट क्योर बना सकता है। ये सब देखकर चैनी बहुत ही डर जाती है और गलती से एक कार्ड को गिरा देती है, जिसके बाद वो जल्दी से कॉफी जेली खा लेती है, लेकिन फिर वो टेलीपोर्ट होकर चपेल में ही पहुंच जाती है। इस बार चपेल लोगों से भरा हुआ होता है। तब चैनी सभी के सामने सच बता देती है। वो कहती है कि तुम सब एक कल्ट को फॉलो कर रहे हो और एपोक्लिस बहुत ही बुरी तरीके से झूठा है। ये सुनते ही जुरान गुस्से से पागल हो जाता है और अपनी पावर का यूज करके सभी फॉलोअर्स को कंट्रोल कर लेती है।
है, जिसके बाद वो सभी को ऑर्डर देती है कि इन लोगों को पकड़ लो। पास्टोर का ऑर्डर मिलते ही सारे फॉलोअर्स ज़ॉम्बी की तरह चैनी की तरफ दौड़ने लगते हैं। ये देखकर चैनी बहुत ही डर जाती है और अपनी आंखें बंद कर लेती है। अगले पल ही वो खुद को एक सेफ जगह पर पाती है। असल में उनजोंग को होश आ चुका होता है। वो अपनी पावर का यूज करके सभी को कंट्रोल करता है और अपने दोस्तों के साथ वहाँ से निकल जाता है। लेकिन तभी पालो उसके सामने आ जाता है और उनका रास्ता रोक देता है, जिसके बाद उनजोंग चैनी से कहता है कि पहले रोएन को लेकर यहाँ से निकलो और बाद में मेरे लिए वापस आना। इतना कहने के बाद उनजोंग और पालो के बीच एक जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। दूसरी तरफ उनजोंग और पालो के बीच जबरदस्त लड़ाई चल रही होती है और दोनों एक दूसरे को बहुत ही बुरी टक्कर दे रहे होते हैं। लड़ाई के दौरान पालो उनजोंग से पूछता है कि तुम उस लड़की के लिए इतना सब क्यों कर रहे हो? अगर हम उसकी कुर्बानी दे दे तो बाकी सभी लोग बच सकते हैं। लेकिन उनजोंग उससे कहता है कि दूसरे की जान लेकर अपनी जिंदगी बचाना बहुत ही शर्म की बात है। इतना कहने के बाद दोनों एक साथ अपने सबसे पावरफुल अटैक्स का यूज करते हैं। दूसरी तरफ ग्वानहान लेबोरेटरी की छत पर छुप कर बैठा होता है, जहाँ पर उसे पता चलता है कि डिटेक्टिव वेरिएंट को चुपके से खत्म किया जा रहा है। साथ ही जोरान और हुआन की बातें भी सुन लेता है, जिसके बाद उसको पता चलता है कि वो पूरे शहर में एक डेंजरस केमिकल फैलाने वाले हैं। ये सुनते ही ग्वानहान की होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उसकी फैमिली भी इसी शहर में रहती थी। अपनी जान बचाने के लिए वो फॉलोअर्स के बीच में छुपने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ ही देर में उसकी पहचान सभी के सामने आ जाती है। तभी सही वक्त पर चैनी वहाँ पर पहुँच जाती है। उसके हाथ में एक चैनसो होता है और वो पास खड़े क्रिसमस ट्री को काट देती है, जिसकी वजह से फॉलोअर्स वहीं पर फंस जाते हैं। उसके बाद चैनी और ग्वेनहान दोनों उनजोंग को ढूंढने के लिए हॉल की तरफ जाते हैं, लेकिन वहाँ का सीन पूरी तरीके से बिगड़ चुका होता है। तब ग्वेनहान चैनी को बताता है कि कल्ट वाले पूरे शहर में केमिकल फैलाने वाले हैं, मतलब असली एपोकलिप्स अब शुरू होने वाला है। लेकिन तभी और भी फॉलोअर्स उनकी तरफ आने लगते हैं। चैनी ग्वेनहान की लगातार बातों से परेशान हो जाती है, इसलिए वो सबसे पहले उसको टेलीपोर्ट करके उसके घर पर भेज देती है और खुद अकेली लड़ाई के लिए वापस आ जाती है। लेकिन बदकिस्मती से उसका चैनसो भी काम करना बंद कर देता है। जब सब कुछ खत्म होता हुआ लग रहा होता है, तभी एक गाड़ी दीवार ठोक कर अंदर आ जाती है। असल में चैनी की ग्रैंड मदर मदद के लिए बहुत ही सारे लोगों को लेकर आई होती है। वो जोर जोर से हॉर्न बजाती है, जिसकी आवाज सुनते ही फॉलोअर्स होश में आने लगते हैं और ये देखकर चैनी तुरंत अपनी ग्रैंड मदर के गले लग जाती है और रोते हुए सब कुछ भूल जाती है। दूसरी तरफ पाल्हो की हालत बहुत ही खराब हो चुकी होती है। मरने से पहले वो कहता है कि आखिर अपने फादर की उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा। इतना कहने के बाद पाल्हो वहीं पर दम तोड़ देता है और ये देखकर जुरान गुस्से से पागल हो जाती है और बदला लेने की कसम खाती है। वहीं बुरी तरीके से जख्मी उनजोंग सिद्धे डॉक्टर हान के पास पहुंच जाता है और उससे पूछता है कि आखिर हम बच्चों को एक्सपेरिमेंट्स के लिए क्यों चुना गया था। ये सब सिर्फ इंसानों को ज्यादा समय तक जीने की ख्वाहिश की वजह से हुआ था। वो बताता है कि उसने उस वक्त 72 बच्चों को रैंडम सेलेक्ट किया था और उनजोंग भी उसमें से एक था। एक्सपेरिमेंट्स खत्म होने के बाद बहुत ही कम बच्चे जिंदा बच पाए थे और उन सभी में से सिर्फ एक ही बच्चे के पास हार्ट ऑफ इंटर्निटी था। इसी वजह से डॉक्टर हान ने फैसला किया था कि वो पूरे शहर में केमिकल फैलाएगा, क्योंकि उसे लगता था कि ऐसा करने से और भी ज्यादा इंटरनल हार्ट्स पैदा हो सकते हैं। ये सब सुनने के बाद उनजोंग गुस्से से भर जाता है। वो कहता है कि सिर्फ एक पॉसिबिलिटी के लिए तुम फिर से इतने सारे लोगों की जान लेने वाले हो। लेकिन डॉक्टर हान कहता है कि हर बड़ी सक्सेस के पीछे किसी न किसी की कुर्बानी होती है। उनजोंग उसकी बकवास और नहीं सुनता और सब कुछ खत्म करने का फैसला कर लेता है। तभी अचानक बहुत ही सारी गन्स उसकी तरफ घूम जाती है और फायरिंग शुरू हो जाती है। लेकिन सभी लोग बहुत ही हैरान हो जाते हैं जब उनजोंग हवा में ही सभी बुलेट्स को कंट्रोल कर लेता है और वही बुलेट से वहाँ पर मौजूद सभी अटैकर्स को हरा देता है। यहाँ तक कि डॉक्टर हान भी बच नहीं पाते और ये देखकर जुरान तुरंत अपने फादर के पास भागती है और सीरम इंजेक्ट कर देती है। लेकिन तब तक बहुत ही देर हो चुकी होती है। गुस्से और दुख में जुरान तुरंत हुआन के फोन करती है और उससे कहती है कि चाहे कुछ भी हो जाए ओरिजिनल प्लान को पूरा करो। दूसरी तरफ धमाके की आवाज को सुनकर चैनी को कुछ गलत होने का एहसास होता है। वो तुरंत लेबोरेटरी में पहुंच जाती है और उसे हर तरफ जख्मी लोग ही पड़े मिलते हैं। चैनी जितने लोगों की मदद कर सकती थी उनकी मदद करने लगती है। तभी एक फॉलोअर उसे बताता है कि सुबह ही 2 कंटेनर ट्रक्स डाउनटाउन की तरफ गए थे। ये सुनते ही चैनी को ग्वानहान की बात याद आ जाती है और उसे समझ में आता है कि केमिकल फैलाने का प्लान भी अभी चल रहा है। इस डिजास्टर को रोकने के लिए ग्रैंड मदर मेयर से मिलने के लिए फैसला करती है। लेकिन तभी जान भी वहाँ पर आ जाता है और अपनी पावर का यूज करके जुन्मो को कंट्रोल कर लेता है, जिसके बाद जुन्मो ग्रैंड मदर पर गन तान देता है और ये देखकर चैनी तुरंत ग्रैंड मदर को वहाँ से टेलीपोर्ट करके सेफ जगह पर पहुँचा देती है। उसके बाद अपने दोस्तों के पास वापस जाती है। तभी ग्वानहान को अचानक से याद आता है कि न्यू ईयर के दिन शहर में एक बड़ा फायरवर्क शो होने वाला है और बहुत ही मुमकिन है कि केमिकल उनकी फायरवर्क के अंदर छुपाया गया है। ये सुनते ही तीनों तुरंत उसे रोकने के लिए निकल पड़ते हैं, लेकिन रास्तों में उनकी मुलाकात अचानक से उनजुंग से हो जाती है। लेकिन जब तीनों उनजुंग से मिलते हैं तो पहले जैसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा होता है। वो बिना कुछ सोचे समझे अपने दोस्तों पर अटैक करना शुरू कर देता है। असल में जान छुप कर अपनी पावर से उनजुंग को कंट्रोल कर रहा होता है। सिचुएशन इतनी खराब
खराब हो जाती है कि चैनी की जान तक खतरे में आ जाती है। तभी अपनी पावर का यूज करके खुद को और उनजुंग को एक केव के अंदर टेलीपोर्ट कर देती है, जहाँ कुछ देर के बाद उनजुंग को होश आ जाता है और वो फिर से नॉर्मल हो जाता है। लेकिन जब दोनों शहर में वापस आते हैं तो हर तरफ अफरा तफरी मची होती है, क्योंकि जुरान ने अपने शहर के लोगों को कंट्रोल कर लिया होता है। वो सभी लोग बिना दर्द महसूस किए बार बार उनजुंग और उसके दोस्तों पर हमला कर रहे होते हैं। दूसरी तरफ ग्वान हान भी अपनी पावर की मदद से बहुत ही सारे लोगों को पुलिस स्टेशन के अंदर बंद कर देता है। लेकिन तभी उसे पता चलता है कि ट्वेक एंडो प्लेयर का एक बहुत ही बड़ा ग्रुप भी उनकी तरफ आ रहा है। ये देखकर सब फैसला करते हैं कि अब उन्हें अलग अलग काम करना होगा। चैनी और वेन फायरवर्क को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। वहीं ग्वान हान जुरहान को ढूंढने के लिए चला जाता है और उनजुंग शहर के लोगों को रोकने के लिए वहीं पर रुकता है। कुछ देर के बाद ग्वान हान एक बिल्डिंग की छत पर जून को ढूंढ लेता है। जुरान उसके दिमाग को कंट्रोल करने की कोशिश करती है, लेकिन ग्वान हान बार बार उसकी पावर को फेल कर देता है। तभी अचानक से ग्वान हान पीछे से आकर उस पर अटैक कर देती है, जिसकी वजह से ग्वान हान बिल्डिंग से नीचे गिर जाता है। दूसरी तरफ जुरान लगातार अपनी पावर का यूज करने की वजह से खून खांसने लगता है। फिर भी हुआन से कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए शहर को तबाह कर दो। इतना कहने के बाद वो बेहोश हो जाती है। जुरहान के बेहोश होते ही कंट्रोल किए गए सभी लोग नॉर्मल हो जाते हैं। उसके बाद चैनी वापिस से उनजोंग के पास आती है, लेकिन अचानक वो एक चाकू निकालकर उनजोंग के पेट में घोंप देती है। ये देखकर सब बहुत ही शौक हो जाते हैं। चैनी उससे कहती है कि ये मेरी आखिरी अलविदा है और उसके बाद वो उनजोंग को किस कर लेती है। तभी होश में आया वो जुरहान ये सब देख लेती है। गुस्से में वो तुरंत एक आदमी को कंट्रोल करती है और चैनी को मारने का ऑर्डर देती है, और ये देखकर सभी लोग पूरी तरीके से निराश हो जाते हैं। लेकिन अगली पल एक और चैनी उनके सामने आ जाती है। तब सभी को समझ में आता है कि जो लड़की उनजुंग की बाहों में पड़ी है वो असल में चैनी नहीं बल्कि हुआन थी। ये सच सामने आते ही जुरहान पूरी तरीके से टूट जाती है, क्योंकि उसे समझ में आ जाता है कि उसने अपनी बहन को अपने हाथों से मार दिया। लेकिन तभी आसमान में से अचानक से बहुत ही बड़ा एयरशिप दिखाई देता है, जिसके अंदर डेंजरस केमिकल के साथ एक टाइम बॉम्ब भी लगा हुआ होता है। दूसरी तरफ उनजुंग बुरी तरीके से जख्मी हो चुका होता है, इसलिए अपनी पावर का यूज करके उस एयरशिप को रोक नहीं सकता था। तभी चैनी एक डेंजरस प्लान बताती है। वो कहती कि रुएन मुझे और ग्वेन हान को एयरशिप की तरफ फेंक दे, उसके बाद मैं एयरशिप से चिपक जाऊंगी और ग्वान हान नीचे गिर जाएगा। फिर मैं अपनी टेलीपोर्टेशन पावर का यूज करके एयरशिप को यहाँ से दूर ले जाने की कोशिश करूंगी। ये सुनने के बाद सभी लोग उसका विरोध करते हैं, क्योंकि अगर प्लान फेल हो गया तो चैनी की जान भी जा सकती है। लेकिन चैनी अपना फैसला कर चुकी होती है, क्योंकि उसे लगता है कि शहर को बचाने का बस यही एक तरीका है। उसके बाद रुएन अपनी पूरी ताकत का यूज करता है और दोनों को आसमान की तरफ फेंक देता है। चैनी मुश्किल से एयरशिप के ऊपर पहुंच जाती है। वहीं ग्वान हान सुरक्षित तरीके से नीचे आ जाता है। कुछ ही देर के बाद बॉम्ब का टाइमर 0 पर पहुंच जाता है और ये देखकर चैनी अपनी आंखें बंद कर लेती है। लेकिन तभी एक चमत्कार होता है, क्योंकि धमाके की वजह से पूरे आसमान में खूबसूरती फायरवर्क फैटने लगता है। लेकिन उसके बाद चैनी कभी भी नजर नहीं आती और ये देखकर सभी लोगों को बहुत ही बुरा एहसास होने लगता है। उसके बाद उनजुंग रोज उसी जगह पर आता है और चैनी का इंतजार करता रहता है। वहीं ग्रैंड मदर भी सच को एक्सेप्ट नहीं कर पाती, लेकिन आखिर में वो चैनी की एक ग्रेव बना देती है। जब सब लोग फ्यूनरल में आए होते हैं तभी एक बेघर लड़की वहाँ पर खाना खाती हुई दिखाई देती है। लेकिन उस लड़की को देखकर सभी लोग बहुत ही शौक हो जाते हैं, क्योंकि असल में वो चैनी होती है। फिर चैनी बताती है कि वो गलती से अर्थ के दूसरे साइड पर टेलीपोर्ट हो गई थी और इतनी दूर होने की वजह से उसे वापस आने में बहुत ही समय लग गया। न उसके पास पैसे थे और न ही पासपोर्ट, इसलिए उसका सफर बहुत ही मुश्किल रहा। जैसे ही उनजुंग को पता चलता है कि चैनी जिंदा है वो तुरंत उसकी तरफ भागता है, लेकिन मजाक में उससे कहता है कि मेरे पास मत आना, क्योंकि तुमने 3 हफ्तों से नहाया तक नहीं है। फिर भी चैनी उसे जोर से हक कर लेती है और ये देखकर उनजुंग भी मुस्कुरा देता है। ऐसा लग रहा होता है कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है कि डॉक्टर हान किसी तरीके से दोबारा जिंदा हो चुका है। इसी के साथ इस ड्रामा का सीजन यहीं पर एंड हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो मिलते हैं इसके अगले सीजन में।